नमस्कार, मैं हूं मीरवान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में जैसा आपने टाइटल देख लिया होगा, हम आपको खबर दिखाएंगे खेल, राजनीति और एक गुनाह की। खेल की अच्छी खबर है और जो गुनाह हुआ था 2 साल पहले अंकिता भंडारी केस का, उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है, उसकी भी आपको खबर दिखाएंगे विस्तार से। कोटद्वार में कांग्रेस की उठापटक चल रही है, जिसका वीडियो हमने आपको डाल दिया था। पूर्व मंत्री ने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर अब चर्चाएं जोरों पर हैं, और चूंकि जो आरोप लगे हैं उनके घेरे में आ गए हैं जिलाध्यक्ष विनोद डबराल भी। विनोद डबराल जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष है, यमकेश्वर के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो कोशिश करेंगे हम आज उनसे बातचीत करें, उनका भी पक्ष जानने की। एक ऐसी डायरी की कहानी जो कोटद्वार कांग्रेस में भूचाल ला दिया जिसने, और 2016 से हुई कहानी 2025 तक भी जारी है, उसकी खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए फिर क्या है मामला। अंकिता ध्यानी ने जैरी खाल के गांव से शुरुआत की दौड़ने की, और दौड़ते दौड़ते वो पेरिस ओलंपिक तक पहुंच गई। और अब सबसे अच्छी खुशखबरी जो आई है वो ये आई है कि उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में अंकिता ध्यानी ने 3000 मीटर की स्टीपल चेज दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये उनकी संभवतः पहली ऐसी दौड़ थी। अब तक वो लंबी रेसों में ही हिस्सा लेती रही हैं, और सिल्वर मेडल 10,000 मीटर की दौड़ में भी उन्होंने जीता, और 3000 मीटर की स्टीपल चेज में उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो एथलेटिक में उत्तराखंड को गोल्ड मेडल दिलाने वाली अंकिता ध्यानी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जयहरी खाल के एक छोटे से गांव से रहने वाली हैं, और वहां से उन्होंने सफ़र किया साधारण फैमिली से, और जो मुकाम हासिल किया। तो वो निश्चित तौर पर खेलों में अपना भविष्य देख रहे तमाम खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी कुछ समय पहले जब वो कोटद्वार में आई थी, तो उसका वीडियो भी हम आपको डालेंगे। अंकिता भंडारी केस में ताज़ा अपडेट क्या है पहले आपको बता देते हैं, फिर हम बात करेंगे कोटद्वार में राजनीतिक सिर फुटबल और रंजना रावत की हार के बाद किस महिला ने दावा किया है आने वाले 2027 के चुनाव में लैंसडाउन से चुनाव लड़ने का, इसकी भी हम आपको खबर दिखाएंगे। तो पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी केस में ताज़ा अपडेट क्या है। अंकिता भंडारी केस में ताज़ा अपडेट यही है कि अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में चल रही है, और कल इसमें सुनवाई हुई। तो फिर इसमें पुलकित आर्य की पत्नी के साथ जो जिरह होनी थी, जो बातचीत होनी थी, वो पूरी समाप्त हो चुकी है। अब इसमें अगली तारीख कोर्ट ने तुरंत लगा दी है, 14 फरवरी को इसमें अगली तारीख है। अंकिता भंडारी केस आखिरी चरण में चल रहा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं लगातार। इसमें डिफेंस ने यानी कि कोर्ट ने डिफेंस को कहा कि आपके पास अगर कोई ऐसे गवाह है जो आरोपियों को निर्दोष साबित कर सकते हैं, तो आप उन्हें कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो अंकिता भंडारी की पैरवी केस में पैरवी कर रहे डिफेंस के जो वकील अनुज पुंडीर हैं, उन्होंने 12 गवाहों की सूची दी है। और सबसे अपडेट क्या है, इसमें ब्रेकिंग क्या है। दरअसल पहले पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, तो उसमें रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक है, उनको भी बतौर गवाह शामिल किया गया था, लेकिन उनकी गवाही हो नहीं पाई। अब उनकी गवाही क्यों नहीं हुई, क्या कारण है कि अंकिता भंडारी केस में रेणु बिष्ट को गवाह तो बनाया गया लेकिन उनकी गवाही नहीं हुई, ये सारी जानकारी तो हम आपको कोर्ट में फैसला आने के बाद ही देंगे, क्योंकि कोर्ट का केस है। कोर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत जल्दी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दरअसल मामला अब ये हो गया है कि जो डिफेंस है, यानी कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, जिनको अंकिता भंडारी मर्डर केस में जेल में रखा गया है, उनकी ओर से पैरवी कर रहे वकील ने जिन गवाहों की सूची दी है कोर्ट में, जिनमें से सौरभ भास्कर के जीजा जो आरोपी है उसकी गवाही हो चुकी है, पुलकित आर्य की पत्नी की गवाही भी हो चुकी है, और अब इसमें जिनको गवाह बनाया गया है तो उनमें यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट भी हैं, और इसमें डीएम जो उस समय मौजूद थे पौड़ी के, उनकी भी गवाही कराना चाहता है डिफेंस। इसके अलावा एसडीएम प्रमोद कुमार जो यमकेश्वर में तैनात थे, उनकी भी गवाही कराने के लिए मतलब उनका नाम दिया गया है कोर्ट में। तो 14 तारीख को इसमें अगली सुनवाई होगी, मान के चलिए आप। फिर इसमें कार्रवाई काफ़ी तेज हो रही है, और अगर सारे गवाहों के बयान हो जाते हैं डिफेंस के, तो उसके बाद फिर 1-2 तारीखों में वकीलों के आपस में जिरह हो सकती है, और फिर इसमें आ सकता है फैसला। तो अंकिता भंडारी केस में इंसाफ की जो जंग है उसका इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि इसमें कार्रवाई अब तेजी से हो रही है। तो क्या रेणु बिष्ट आएंगी गवाही देने, ये सवाल अभी भविष्य के गर्त में है। तो अंकिता भंडारी केस में 14 फरवरी को अगली तारीख है, तो 15 फरवरी तक हम आपको इसका अपडेट देंगे। अब बात करते हैं कोटद्वार कांग्रेस की सिर फुटबल। हमने जो वीडियो डाला था उसको बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने देखा है, और बड़ी खुशी है कि आप लोग इतनी तादाद में केबी न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, हम आपको खबर दिखाते हैं बिंदास। हमारा मकसद होता है कि सही खबर आप तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो राजनीति की हो, खेल की हो, सामाजिक सरोकारों की हो। तो चूंकि अब कांग्रेस में वार पलटवार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती आ रही थी, अब सुरेंद्र सिंह नेगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र सिंह नेगी जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने तो 2016 से 2025 तक की कहानी बता दी। उसमें एक डायरी का मामला है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया जिलाध्यक्ष
विनोद डबराल पे। हमारी कोशिश रहेगी आज कि हम कोशिश करें उनसे बातचीत करने की, उनका पक्ष भी आपके सामने रखें। तो अगर वो मिलते हैं तो उनके साथ बातचीत का वीडियो हम आपको ज़रूर डालेंगे। लेकिन बात करते हैं पहले एक डायरी की। एक डायरी 2016 में महिला दिवस के दिन सुनीता बिष्ट के पास थी, जो इस समय वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं। उस समय वो काफ़ी सक्रिय महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। दरअसल बात यहीं से शुरू हुई। अब हम ये नहीं कह सकते कि बात का बतंगड़ ही बन गया, कि वाकई बात में कुछ बात थी। तो 2016 में महिला कांग्रेस का जो कार्यक्रम हो रहा था कोटद्वार भाबर के इंटर कॉलेज मोटरहाग में, तो उस कार्यक्रम में बहुत सारी महिला कीर्तन मंडलों के कार्यक्रम होने थे। मतलब कि महिलाओं, कांग्रेस पार्टी जिन महिलाओं को इस कार्यक्रम में इनवाइट करने जा रही थी या जिन महिलाओं का कार्यक्रम होना था, उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट एक डायरी में दर्ज थी। और ये डायरी थी सुनीता बिष्ट के पास। सुनीता बिष्ट इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, संभवतः गीता नेगी, कुसुम असवाल, सुनीता बिष्ट सहित तमाम महिला कांग्रेस की नेत्रियां मौजूद थी। अचानक से सुनीता बिष्ट को वो डायरी नहीं मिली। तो वो परेशान हो गई कि यार इस डायरी में सारे नाम है, सारी महिला कीर्तन मंडलियों के नाम है, तमाम उन महिलाओं के नाम है जिनको कार्यक्रम पेश करना है। और दरअसल ये डायरी 1 घंटे बाद मिल गई। तो 1 घंटे बाद जब डायरी मिली तो ऐसा माना गया कि उस डायरी में जितनी भी जानकारियां थी, जितनी भी लिस्ट थी, उनको जिरोक्स करा दिया गया, फोटोकॉपी करा दिया गया। और यहीं से महिला कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई। और इस बात की जानकारी उस समय स्वास्थ्य मंत्री रहे पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को भी मिल गई। तो यहीं से जो महिला जिलाध्यक्ष थी उस समय रंजना रावत, और जो कोटद्वार महिला कांग्रेस की नेत्रियां थी, उनके बीच में खटपट शुरू हो गई और मामला बढ़ता ही गया। तो फिर जब निकाय चुनाव में महिला सीट हो गई, तो महिला सीट को लेकर जो तमाम अन्य महिलाएं कांग्रेस में सक्रिय थी, उन्होंने रंजना रावत के नाम पे घोर आपत्ति जता दी। तो वो जो डायरी का मामला था, संभवतः वो बढ़ता गया। उसके बीच पूर्व मंत्री या रंजना रावत या महानगर कांग्रेस के बीच एक बहुत बड़ा फासला हो गया, बहुत ही बड़ा गहरा फासला हो गया। और यही वजह थी कि जो निकाय चुनाव हाल में संपन्न हुए उसमें संभवतः रंजना रावत की पैरोकारी कोटद्वार कांग्रेस नहीं करना चाह रही थी। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इसीलिए कांग्रेस में विलय की कोशिशें नहीं की गई। मतलब जो महानगर कांग्रेस है और जिला कांग्रेस है, इन दोनों के बीच तालमेल नहीं बिठाया गया। क्योंकि अगर दोनों ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं यानी सुरेंद्र सिंह नेगी के मुखालफत करने वाले लोगों की जो टीम जिला कांग्रेस में बैठती है और जो सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थक महानगर कांग्रेस की टीम है, इन दोनों के बीच एकता इसलिए भी नहीं कराई गई कि अगर एकता हो जाती तो फिर जो संभावित प्रत्याशी है जिनको टिकट मिल गया रंजना रावत को, उनके नाम पे सहमति नहीं बनती। क्योंकि रंजना रावत को टिकट दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुरप्रीत सापरा की फ़ोन पर ही मिला। तो ये जो टिकट मिला ये दिल्ली से देहरादून फ़ोन आया, उसकी बदौलत मिला। हालांकि इसमें डॉक्टर हर सिंह रावत की भी भूमिका बताई जा रही। तो विनोद डबराल चूंकि उस गुट का हिस्सा रहे हैं जो जिला कांग्रेस का कार्यालय कोटद्वार में चला रही थी, और इस कांग्रेस कार्यालय में वो सभी लोग बैठते थे जो पूर्व मंत्री को पसंद नहीं करते या जो भी है मामला। तो इसलिए ये डायरी का जो मामला था ये बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज में आ गया कि पूरे प्रचार में न महिला कांग्रेस आई और न पूर्व मंत्री आए। तो ये बात तो हो गई पुरानी। लेकिन अब बात, जैसे हमने टाइटल डाला है, तो अब क्रिकेट का खेल हो या राजनीति हो, क्रिकेट में अगर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर ने परसों एक शानदार पारी खेली पहले एक दिवसीय मैच में। उनको मौका मिलना ही नहीं था, लेकिन विराट कोहली इंजर्ड हो गए, श्रेयस अय्यर को मौका मिल गया। श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और दूसरी बार भी उनको चांस दिया गया। दूसरी पारी में भी उन्होंने 44 रन बनाए। ये खबर का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि कोटद्वार में जो राजनीति है उसमें नेताओं की लाइन है बहुत लंबी। बीजेपी में भी बहुत सारे संभावित नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं कब किसका विकेट गिरे और कब उन्हें बल्लेबाजी करने को मौका मिले। तो कोटद्वार कांग्रेस में रंजना रावत को लेकर अब जितने आरोप लग रहे हैं उस हिसाब से तो काफ़ी गंभीर आरोप है। तो जिलाध्यक्ष उस समय रंजना रावत थी और अब इस समय रंजना रावत की जगह जिलाध्यक्ष हैं रश्मि पटवाल। तो रश्मि पटवाल जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी, जो हमने वीडियो डाल दिया। तो रश्मि पटवाल ने भी साफ साफ खुले मंच में कह दिया है कि वो भी 2027 में लैंसडाउन विधानसभा से टिकट चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो पूर्व में प्रधान रही हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं। तो लब्बो लुआब यही है कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा अगर जल्दी से निपटता नहीं है तो उसमें नुकसान रंजना रावत को भी हो सकता है। क्योंकि रंजना रावत भी बहुत समय पहले यानी 2022 के चुनाव में लैंसडाउन से तैयारी कर रही थी, वहाँ से टिकट नहीं मिला, अनुकृति गुसाई को मिल गया, तो फिर उनकी दावेदारी वहाँ नहीं बन पाई।
और हो सकता है कि वो भी तैयारी कर रही हो आने वाले समय में, अगर कोटद्वार से नहीं सही तो लैंसडाउन से टिकट मिले, तो कुल मिला के फिर रंजना रावत की जगह भरने के लिए एक और बल्लेबाज क्रीज में आने को तैयार है। पैड बांध लिए है। तो ये जो बल्लेबाज है ये है रश्मि पटवाल। रश्मि पटवाल जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच में पूर्व मंत्री की सभा में कह दिया कि वो 2027 में लैंसडाउन से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो क्रिकेट हो या राजनीति, यहाँ पे बहुत सारे बल्लेबाज पैड बांधकर तैयार रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब किसका विकेट गिरे। तो हमें लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा अगर सुलझता है तो रंजना रावत के भविष्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अतीत में जो भी हुआ होगा उसको लेकर जरूर नाराज़गी होगी, लेकिन जिस तरह से 24,000 वोट उनको मिले हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी अगर पार्टी के जरिए ही अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है तो जितनी जल्दी ये मसला ख़त्म हो जाए उतना ही उनके लिए बढ़िया रहेगा। विनोद डबराल इस समय जिलाध्यक्ष है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी हम घर पर ही हैं तो कोटद्वार में ऐसे ही चल रहा है। बीजेपी में फिलहाल सब कुछ शांत है और एक तूफानी बल्लेबाजी करने के बाद शैलेंद्र रावत ने चुनाव जीता और अब वो कोटद्वार में बीजेपी के, और बीजेपी क्या कहे, कोटद्वार के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। हालांकि उनके टिकट मिलने को लेकर, उनके चुनाव लड़ने को लेकर, उनके चुनाव जीतने को लेकर ऐसा नहीं होगा कि सर्वसम्मति रही होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया है, क्रिकेट हो या राजनीति, जीत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो शैलेंद्र रावत में कोटद्वार में जिस तरह से 8-9 महीने पहले धमाकेदार एंट्री की, वाइल्ड कार्ड एंट्री कह सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने टिकट हासिल करके धमाकेदार जीत दर्ज की, तो फिर उन तमाम नेताओं के भविष्य के ऊपर थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं ही, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि शैलेंद्र रावत तो 9 महीने पहले ही बीजेपी में आए और उन्होंने टिकट भी हासिल किया, जीत भी दर्ज कर दी। तो जो नेता आने वाले समय में या इस चुनाव में मेयर की तैयारी कर रहे हैं या विधायक के टिकट की संभावनाएं देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलें तो इसमें है ही। जिस तरह से बीजेपी में टिकट देने की प्रथा है, मतलब कब किसको टिकट मिल जाए, मतलब बीजेपी तो आईपीएल की तरह खेलती है, किसी भी बड़े खिलाड़ी को कभी भी उतार देगी। अगर ऋतु खंडूड़ी भूषण 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं तो फिर तमाम जो उम्मीदवार तो तैयारी कर रहे लंबे समय से, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिरना लगभग तय है। और अगर शैलेंद्र रावत नहीं लड़ते हैं 2027 की विधायक का चुनाव, तो फिर 2029 में तो वो मेयर का चुनाव दोबारा जरूर लड़ना चाहेंगे। तो सब जगह वही स्थिति है। तो फिलहाल रश्मि पटवाल ने दावेदारी पेश कर दी है। और चलिए आगे आपको 2 वीडियो दिखाते हैं। एक तो अंकिता ध्यानी के साथ हमारी बातचीत हुई थी, कुछ महीने पहले कोटद्वार में आई थी वो, और उसका वीडियो डाल रहे हैं। इसके अलावा रश्मि पटवाल ने क्या कुछ कहा कोटद्वार में पूर्व मंत्री की बैठक में, उसका वीडियो आपको डालते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं क्या कहना है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं विनोद डबराल जी से बातचीत करने की, जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। और फ़ोन पर बातचीत हो गई हमारी, अगर मुलाकात होती है तो फिर आपको शेयर करते हैं वीडियो। कांग्रेस की उठाफटक, अंतरकलह। चलिए आज खुश रहने का एक मौका है, अंकिता ध्यानी ने जीता है गोल्ड मेडल। अब चलते हैं हम तड़ियाल चौक, जहां पर रहते हैं विनोद डबराल का अस्थायी निवास है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। चलिए फिर केबी न्यूज में आज अब आपकी मुलाकात कराते हैं ओलंपियन और उत्तराखंड की संभवतः पहली एथलीट वंदना कटारिया के बाद अंकिता ध्यानी, जिनका जोरदार स्वागत हो रहा है। अंकिता, केबी न्यूज में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, पहले आप थोड़ा सा ओलंपिक का कुछ शेयर कीजिए, कैसा आपकी ओलंपिक, जहरी खाल से ओलंपिक जर्नी जो हुई है, तो पेरिस ओलंपिक का अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। बोलने के लिए तो एक छोटी सी, दिखने में एक छोटी सी जर्नी लग रही है जाने के लिए, लेकिन इस बीच मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस वाली चीज़ें मैंने नोटिस की और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है वहाँ पे। और आगे भी मैं अच्छा करूँगी और आने वाले ओलंपिक 2028 में भी देश का प्रतिनिधित्व करूँगी। अंकिता, आपका जो टाइमिंग रहा पेरिस में, क्या उससे आप सेटिस्फाइड है? मतलब जो आपने निकाला था बेस्ट, उसके करीब का टाइम था, थोड़ा मुझे एग्जैक्ट नहीं है। उधर मेरा पर्सनल बेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। और वहाँ पे थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम भी थी कुछ, तो उसकी वजह से भी मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। तो उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला और आगे मैं उस सीख को लेते हुए आगे बढ़ूंगी। अच्छा, अभी तो एशियाड होंगे ओलंपिक से पहले, तो उसके लिए फिर तैयारी कहाँ पर चल रही है आपकी ट्रेनिंग? अभी मैं बैंगलोर इंडिया कैंप में ट्रेनिंग कर रही थी, अभी भी मैं वहीं पे ट्रेनिंग करूंगी और आने वाले एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन सब गेम्स की मैं तैयारी करूंगी। अच्छा, जैसा वेलकम हुआ आपका कोटद्वार में, लैंसडाउन की हम कुछ देख रहे थे फुटेज, तो कैसा लग रहा है अपने घर में इस तरह आपको? बहुत अच्छा, एक उत्तराखंड की बेटी, और बहुत मतलब इंस्पायर हो रहे हैं बहुत सारे एथलीट आपसे, तो कैसा लगा? स्वागत बहुत अच्छा हुआ आपका।
फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद यही है कि सभी यहाँ से उठे और आगे बढ़े। यही मेरा मोटिव है अभी भी कि आगे और भी मेरे बाद और भी एथलीट आए और प्रैक्टिस करें, अच्छी ट्रेनिंग करें। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं अपने घर में जैसे कि मेरा स्वागत हुआ, उस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों के अंदर इतना जज्बा पैदा हो गया है कि वो अब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि काफी समय से उत्तराखंड के एथलीट इंटरनेशनल इवेंट में छा रखे हैं, जैसे मानसी नेगी है, सूरज पवार भी है। तो आपको क्या लगता है, जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी गांव से पैदा हुए या पहाड़ी क्षेत्रों में जिन्होंने जीवन शुरू किया, तो उनको कुछ लंबी रेस में थोड़ा एडवांटेज है? पहाड़ियों को एक एडवांटेज ये है कि वो हाइल्टी पे रहते हैं और उनका काफ़ी अच्छा रिकवरी का सिस्टम अच्छा रहता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो हाइल्टी में रहते हैं और इसी की वजह से हाइल्टी के एथलीटों को थोड़ा बेनिफिट होता है और वो करते हैं अपना एक्सरसाइज। चलिए, फिर आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। केबी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करता अपने मन से पार्टी प्रत्याशी के पीछे जुड़ा हुआ था कि पार्टी प्रत्याशी जीते और आए मेयर के रूप में। सर का आशीर्वाद था, आपने विरोध देखा, 24,000 वोट क्या ऐसे ही मिला है? मैं यहाँ से सबसे पूछना चाहती हूँ कि 24,000 वोट कैसे मिल गया? अगर सर का विरोध था तो कैसे मिल गया? जो बार बार एक बात लगाई जा रही है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग पार्टी के प्रति अभी भी उतने ही मजबूत हैं जितना हम कल तक थे और शायद ये मेरा अनुमान हो सकता है या सर का आगे का जो भी वो रणनीति बनाएंगे, हम तन मन धन हर चीज से आदरणीय अपने मंत्री जी के साथ हैं। मैं यहाँ से बोलना चाहती हूँ, लैंसडाउन में हम खुद दावेदारी के रूप में अपनी प्रस्तुति करेंगे क्योंकि देखिए सर ने बोला है कि धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे तो मंजिल जरूर मिलती है, सफलता भी प्राप्त होती है। मैं प्रधान भी रही, मैं प्रमुख भी रही और हम पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं। पिछली बार हमने भी बहुत प्रयास किया, सर से पूछिए, हमने उनके सामने अपनी बात रखी थी कि हमको भी लैंसडाउन से टिकट चाहिए। ठीक है, पार्टी हर कोई चाहता है हमारी सरकार आए और जहाँ पे सरकार प्रदेश नेतृत्व हमको आदेशित करेगा हम फिर भी तब भी काम करेंगे, लेकिन पार्टी के लिए ही काम करेंगे, ये हमारा फैसला है। और मैं अपने जितने भी पार्टी के लोग आए हैं, यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग आए हैं या जितने भी कार्यकर्ता लोग आए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि अगर जैसे एकत्रित आप हैं, इस वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास करें, एक साथ रहिए। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि शायद हम लोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हालांकि इतने मुद्दे, मैं तो पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ कि आपको स्वयं में पता है कि कोटद्वार में इस समय क्या क्या जरूरतें हैं और क्या हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से भी अगर ये जन जागरूकता अभियान ज्यादा से ज्यादा हो तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे तमाम उपस्थित हुए लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज भी पार्टी के प्रति, नेगी सर के प्रति अपना जो है विश्वास कायम रखा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय कांग्रेस, जय उत्तराखंड। चलिए, फिर केबी न्यूज में जैसे हम आपको बता रहे थे, आज हमारी मुलाकात हो गई है विनोद डबराल जी से, जिलाध्यक्ष हैं आप कांग्रेस पार्टी के और वर्तमान में आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे। हालांकि अब तो पंचायतों का गठन दोबारा से होगा। इसके अलावा ज्येष्ठ प्रमुख रहे विनोद डबराल जी और संगठन से जुड़े हुए 2002 से पूरा परिवार यमकेश्वर में कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा है, जैसी हमें जानकारी मिली है। चलिए, चुनाव परिणाम आ गया, बहुत सारी बातें चल रही, बातचीत करें। डबराल जी, स्वागत है आपका केबी न्यूज में। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, चुनाव परिणाम भी आ गया तो वोट मिले, कितने मिले, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सर्वप्रथम कोटद्वार भाबर की जनता का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी यहाँ पे रंजना रावत थी, उनको पूरा समर्थन दिया और 24,000 वोट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को दिया। तो इसके लिए मैं कोटद्वार भाबर की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में भी हम कोटद्वार भाबर की जनता की जो भी समस्या है उनको हम सड़क पर लड़ेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ की जितनी भी समस्या है को लेकर हमेशा जनता के साथ खड़ी मिलेंगे। अच्छा डबराल जी, एक जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव तक तो खैर एकजुटता नहीं थी, ये बात तो सामने आ गई, लेकिन अब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वार्ताएं हो रही हैं और ऐसा आपके लिए कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता खास तौर पर, कि संगठन का आपके पास बड़ा पद है लेकिन एकजुटता नहीं हुई, मतलब आपने प्रयास नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं उनका। तो आपने क्या चुनाव में रंजना रावत के लिए पूरी कांग्रेस एक साथ आ जाए, इसके लिए प्रयास वाकई किया या नहीं किया, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो महानगर
कांग्रेस यहाँ पे है। इन महानगर की मैं बात यहाँ पे करूँगा कि जब मैं मुझे 2.5 साल लगभग जिला अध्यक्ष बने हुए, जब मैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष बन के आए तो इन्होंने उसी समय से मेरा विरोध करना शुरू कर दिया था। जी जी जी। मैं एक जिला महानगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में मुझे बुलाया और इनके द्वारा वहाँ पे ऐसा माहौल बनाया गया कि मतलब एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल बनाया गया। लेकिन मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार सिपाही होने के नाते मैं वहाँ पे गया, मैंने सब लोगों से बात की, मैंने कहा हम एकजुट होकर यहाँ पे काम करें। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जिम्मेदार लोगों ने विरोध मेरा किया। और उसके अलावा जहाँ भी जब भी जरूरत पड़ती थी हमारे सारे लोग, मैंने सबसे कहा कि हम एकजुट होकर कोटद्वार में चुनाव लड़ें, लेकिन ये लोग नहीं माने, इन्होंने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। और ये मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे हर महीने हटाने के लिए देहरादून गए ये लोग, महानगर कांग्रेस के लोग। और मैंने यहाँ पे प्रयास किया कि मैं एक बढ़िया संगठन यहाँ पे बना, जिसके लिए हमने काम भी किया। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब मैंने जिला कार्यकारिणी यहाँ पे डिसाइड की तो हमने सब लोगों को लिया, कोई विवाद किसी में नहीं था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने विवाद करना यहाँ पे शुरू किया, और जिसका नतीजा ये है कि आज कांग्रेस के यहाँ पे 2 गुट काम कर रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है यहाँ पे। तो आप पे तो अब कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, शायद आपने देख भी लिया होगा, तो वो आरोप लगा रहे हैं इस तरह का कि आपकी नियुक्ति जिन लोगों ने की वो लोग आज पार्टी में नहीं है, और यमकेश्वर में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो आप कुछ जरूर, आप क्योंकि आप संगठन के अध्यक्ष हैं, अभी भी अध्यक्ष हैं, अभी तो आपको 2 ही साल हुए, तो फिर आपको क्या लग रहा है महानगर कांग्रेस की वजह से कहें आप, कोटद्वार में भी कांग्रेस हारी रही है, 2 चुनाव सुरेंद्र सिंह नेगी हार गए, लोकसभा चुनाव में भी लगभग इतना ही वोट मिला, तो क्या कुछ कहिए फिर आपको तो कुछ कहना ही है क्योंकि आप जिम्मेदारी में। मैं 2002 से यमकेश्वर में कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ जी, और लगातार 2002 से हमने यमकेश्वर में कांग्रेस का झंडा उठाया, और कोई भी जितने भी चुनाव हुए हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। और उसके बाद सन 2013 में मैं जिला महामंत्री गोविंद सिंह बिस्जी थे, शायद उनके साथ रहा, और 2018 में मुझे ब्लॉक अध्यक्ष यमकेश्वर बनने का मौका मिला, और 18 से और 23 तक मैं ब्लॉक अध्यक्ष यमकेश्वर रहा। और वहाँ पे जो मेरा काम पार्टी ने देखा कि हमारा बहुत बढ़िया संगठन था, भले हम वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हमें 10,000 वोट जहाँ कांग्रेस को मिलता था वहाँ कांग्रेस को 18,000 वोट उस 22 के चुनाव में पड़ा, और हम लगभग जीती जाती। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा स्थिति बन गई कि हम वो चुनाव नहीं जीत पाए। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि मैं 2014 में जेस प्रमुख यमकेश्वर बना, 2019 में मैं जिला पंचायत सदस्य एक तरफा जीता मैं अपनी वाली सीट पे, और आज भी कोई चुनाव मैं लड़ता हूं तो यमकेश्वर की जनता का आशीर्वाद मेरे के साथ रहता है। और दूसरा, मैं अपनी पार्टी के साथ बहुत ईमानदारी से खड़ा हूँ। मेरे पे आरोप लगाने वाले कितना भी आरोप लगाएं, लेकिन मैं अपने पार्टी के साथ वफादार हूँ। और आपने एक बात कही कि मेरे को बनाने वाले भाजपा में चले गए। देखिए, मनीष खंडूड़ी जी 2019 में कांग्रेस में आए, शैलेंद्र राव जी 2017 में आए, मेरे ख्याल से 2022 में अनुकृति गोसाई आई। निश्चित तौर पे उन्होंने मेरा काम देखा और मेरे जिलाध्यक्ष बनाने में उनका सहयोग रहा, मैं इसके चीज को नकार नहीं सकता। लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो अपनी पार्टी के साथ आज भी खड़ा हूँ तो और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो यमकेश्वर में तो बीजेपी का दबदबा है, आपने क्यों चेंज नहीं किया? आप भी जा सकते थे, तो आप बीजेपी से नहीं, मेरा अपने विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर सकता। तो ये जो फिलहाल अब आप तो 2 साल से ही बने हैं इस समय देख, तो फिलहाल जो विवाद हुआ, पूर्व मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अब क्या, अब तो चुनाव हो गया, 2 चुनाव पहले भी यहाँ पे विधानसभा के कांग्रेस हार चुके, लोकसभा में भी बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिली, तो अब क्या, अब आप जिलाध्यक्ष हैं, आपकी तो जिम्मेदारी फिर भी बनती है क्योंकि एक बड़ा पद है, वो मंत्री में चाहे पद में आपसे बहुत सीनियर हो, तो फिर क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी 2027 का चुनाव भी हो जाएगा, अभी पंचायत चुनाव होंगे 4-5 महीने बाद, और फिर अगले साल समझिए आप दिसंबर लास्ट तक आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत आरोप लगा रहे हैं वो, तो मतलब जो आरोप आपने सुन भी लिए होंगे, तो कुछ देखिए, कोटद्वार कांग्रेस आपकी मतलब बात काफी, मतलब आप तो बड़ा वहाँ पर काफी गर्मा गर्मी थी और आप बड़े हंसी मजाक में कह रहे, तो कहिए फिर आप चुनाव लड़े तो आप कुछ मैसेज दीजिए भाई, कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी जब आप देखिए, पुरानी कांग्रेस। मुझे 2.5 साल अभी यहाँ पे जिलाध्यक्ष बने हुए, और जो मामला चल रहा था कि रंजना राव ने 2017 में, 18 में, 22 में काम नहीं किया, तो ये इससे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोटद्वार में। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर सीधे, जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, पहले मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता के बीच जाके अपने को साबित तो करें कि आप जनता के वोट लेने के अपनी पार्टी को दिलाने के लायक भी हो। आपने देखा होगा कि
जितने भी महानगर कांग्रेस के कुछ लोग जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो पहले अपना वार्ड मेंबर और उस पार्षद का चुनाव लड़के दिखाएं और जनता का समर्थन लें और अपनी पार्टी को जो मजबूत करने के लिए काम। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनका कोई जनाधार अपने क्षेत्र में नहीं है। ये लोग लगातार दूसरे पे आरोप, अभी महानगर कांग्रेस की बात की जाए, जो कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष को हटाया जाए, मेरे पे एक आरोप आप लगा दो कोटद्वार में कि पार्टी के खिलाफ कहीं पे काम किया। तो आपके पास कुछ ऐसा आरोप है जो ये महानगर कांग्रेस कह रही है कि 24,000 वोट मिल गए, हमने तो वोट दिया, तो आप जिलाध्यक्ष हैं, आपको रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, कैसे हार गए? एक एक का चिट्ठा है, किसने किसको फोन किया, किसने कहाँ बात की, कहाँ मीटिंग की, मुझे मेरे पास सारा चिट्ठा है और वो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ और ये मैं भेजने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं मुझे रिपोर्ट तो आपको देनी पड़ेगी ना, आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भेजूंगा मैं, और मेरे पास फोन में सारा रिकॉर्ड है, मैंने कब किसको किस कार्यक्रम में बुलाया और किसने किसको फोन करके बोला कि सिलेंडर को वोट देना या बीजेपी को देना, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब जो बात आप कहना चाह रहे हैं सीधे तौर पर, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज आपको जिलाध्यक्ष पद से हटाने के लिए या आरोप लगा रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि उन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, आपके पास उनकी रिपोर्ट है? पूरा रिकॉर्ड आप देखिए ना। आप एक चीज देखिए, महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल जो यहाँ पे हैं, उनको उनके वार्ड से 900 वोट पड़ते हैं और रंजना रावत को 180 वोट पड़ते हैं। क्या कारण है इसका? कोई तो कारण होगा। और फिर आरोप लगा रहे हैं कि हमने काम, फिर कह रहे हैं कि हमने काम किया। जितने लोग, मैं महानगर के कांग्रेस के जितने लोग थे, इसमें से 2-3 लोग जो हमारे आए, उनका मैंने स्वागत किया और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने पार्टी के लगे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पार्टी के विरोध में यहाँ पे काम किया, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। अच्छा, आपके पास सारी डिटेल है, तो फिर बताइए। अब तो जो बातें हो गई, रंजना रावत ने 2016 में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रहते जो कुछ हुआ, ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। फिर इस हिसाब से तो 2027 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कांग्रेस का तो बहुत आधार है, ऐसा तो नहीं है कि कोटद्वार में एक तरफा होता है चुनाव। देखिए, मैं ये जो मंत्री जी के लिए भी आप कुछ कहिए। फिर पूर्व मंत्री जी लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि संभावित उम्मीदवार 27 में वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर कैसे होगी कांग्रेस की? नहीं, 27 में जिसे टिकट देगी पार्टी, उसके साथ हम खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी चुनाव लड़े, पार्टी उसके साथ खड़ी। लेकिन मैं संगठन के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे अभी नगर निकाय के चुनाव हुए, इनमें एक संदेश एक चीज मैंने नोट किया है कि कौन जनाधार वाला नेता यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में और कौन नहीं है, किसका जनाधार किस क्षेत्र में। हम निश्चित तौर पर संगठन में उन लोगों को लेंगे जिनका जनाधार अपने क्षेत्र में, और जिन लोगों ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है। अब हमारे ज्यादातर लोग यहाँ पे चुनाव लड़े थे और जो हारे भी बहुत बढ़िया स्थिति में कई लोग हारे, तो उन लोगों को हम संगठन में लेंगे और ऐसे लोगों को हम बाहर करेंगे जिनका कोई जनाधार क्षेत्र में नहीं है, और जो लोग सक्रिय कांग्रेस में काम करते हैं उन लोगों को लेके हम संगठन को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, चलिए फिर डबला जी, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। तलखी तो देखिए आई गई है, फिलहाल कोटद्वार में रंजना रावत ने 24,000 वोट लिया। हमने भी उनको अपने चैनल में खासतौर पर कहा कि संभावनाओं वाली उम्मीदवार है। आप ये भी जानते हैं कि कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का भी अच्छा आधार है, और अगर जिस तरह की तलखी चल रही है, जैसे आप भी जिलाध्यक्ष हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, नहीं आए हो, तो फिर आगे क्या संभावना है? मतलब आगामी 27 के चुनाव को देखकर कुछ सुलह की कुछ संभावना लगती है आपको? क्योंकि अब तो अध्यक्ष है भी आप, तो जिम्मेदारी तो आपकी ही आएगी फिर भी। बिल्कुल, ये सुलह जो कोटद्वार की स्थिति है, हाईकमान को भी पता है। मैंने हाईकमान को भी कहा है कि यहाँ पे आप सब लोगों को बैठा के एक मंच पे बैठा के ला के, और जिसके जिम्मेदारी यहाँ पे तय हो और सब लोग मिलके काम करें, क्योंकि 27 का चुनाव हमने लड़ा और हमें अपनी सरकार इस प्रदेश में लानी, तो हम सब लोगों को मिलके बैठना पड़ेगा और छोटी मोटी बातों को हमें त्यागना पड़ेगा। देखिए, नेगी जी कोटद्वार में बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने कोटद्वार के लिए जितना काम किया वो शायद ही कोई आगे कई वर्षों तक कर पाएगा। लेकिन उनकी गलती यह है कि वो इस चुनाव में बाहर नहीं निकले, इससे थोड़ा हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर वो हमारे साथ होते तो हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ते, लेकिन वो नहीं आए। अब कारण तो उन्होंने बता दिए जो है, अगर जो सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका बहुत बड़ा कद था और वो नहीं आए, उसका नुकसान हमारी पार्टी को यहाँ पे हुआ। तो मतलब अब चलते चलते आपकी जो भाषा है, मतलब उतनी तल्ख नहीं है जैसी हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी ये चाहते हैं कि अब पार्टी में फिलहाल चुनाव खत्म हो गया, हार हो गई, लगातार 3 हारे हो गई, मतलब 2 विधानसभा चुनाव भी हार गए, मेयर का भी हार गए, तो अब ये चाहते हैं कि अब थोड़ा पार्टी को संगठन, मतलब एकता लाने के प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पार्टी एकजुट होकर लड़े, लेकिन ऐसे लोगों पे मैं कार्रवाई चाहता हूँ जिन्होंने खुलेआम पार्टी का, तो वो तो आपने कह दिया ना कि आप पे डिटेल है, मैं भेजूंगा। लेकिन और पार्टी में ऐसे लोग हों जो जिनका जनाधार हो, जो जिनको जनता पसंद करती हो, ऐसे लोग पार्टी संगठन से जोड़े जाएंगे और आगे 27 की तैयारी में हम लोग सब जुड़ेंगे। तो 2 साल अब आपको हो गए कोटद्वार में भी, आपने देख लिया होगा, तो भाबर में भी आपका संगठन बहुत कमजोर है, तो अब तो आपके पास लिस्ट होगी कुछ लोगों की जो जनाधार है। बिल्कुल, हम इस चुनाव में हमने यही तो ये नोट कर लिया कि किसका कहाँ जनाधार है,
और दूसरी चीज, हमने इस चुनाव में नए युवाओं का भी मौका दिया था, भले वो चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी फाइट भाजपा के हाँ, एक शुभम रावत भी है जो शायद सबसे कम वोटों से आ रहे हैं। बिल्कुल, कई हमारे प्रत्याशी हैं बहुत कम वोटों से आ रहे, तो हम सब युवाओं को भी जोड़ के और महिला, और एक इस चुनाव में महिलाएं हमारे साथ बहुत जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन महिलाओं को भी जोड़ के हम कोटद्वार में अपना संगठन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डबला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ देखने के लिए।